नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बाजार में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, निफ्टी करीब 325 पॉइंट संभलकर 23,800 के ऊपर। सेंसेक्स में भी करीब 900 पॉइंट की रिकवरी। बैंक निफ्टी आज की लो से 1100 पॉइंट संभला। इंडिया विक्स भी ऊपर से 9% नीचे आया। ऑटो में सबसे ज्यादा बिकवाले इंडेक्स करीब 2% नीचे, साथ ही आईटी, एफएमसीजी, तेल और गैस, साथ ही पीएसयू बैंक शेयरों पर भी प्रेशर। क्रूड में उछाल से एविएशन और ओएमसी शेयर फिसले। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी 3% तक के नीचे। इंडिगो भी 2% टूटा। हॉर्मुज स्ट्रेट में यूएस की नाकेबंदी की धमकी के बाद ब्रेंट का भाव $102 के पार। ज्योति सीएनसी के शेयरों में करीब 15% की गिरावट। फ्रांस ने सब्सिडियरी कंपनी की जांच शुरू की। एक्सपोर्ट को लेकर यूरोपियन देशों के कानूनों का उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट से भागे अतुल ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन, जेबीएम ऑटो और एथर एनर्जी। साथ ही अतुल ऑटो में 19% का उछाल। दूसरे शेयर भी अच्छी खरीदारी। 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स और 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का ही होगा रजिस्ट्रेशन। वक्त हो रहा है 1:03 और मार्केट रखेगा स्क्रीन पर। निफ्टी रखिए निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। 236 अंक हम नीचे फिलहाल आपको कारोबार करते हुए जरूर नजर आएंगे, लेकिन निचले स्तरों से आप देखिए अच्छी खासी रिकवरी, क्योंकि आज का इंट्राडे लो है 23,555 का और वहां से सुधर कर हम 23,810 के लेवल पर कर रहे कारोबार। साथ ही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी, जैसा कि मैं मेंशन कर रही थी, 1100 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पर रिकवरी देखने को मिली है। एक बार निफ्टी के कंट्रीब्यूशन रखिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि समझने वाली बात ये है कि आखिर इस रिकवरी में कौन से शेयर्स साथ दे रहे हैं, वो समझ लेते हैं। देखिए, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में बिकवाली देखने को मिल रही थी, लेकिन अब उन्हीं से स्ट्रेंथ मिलती हुई। आईसीआईसीआई बैंक इस रिकवरी में साथ देता हुआ। भारतीय एयरटेल और एनटीपीसी और पूरा एनर्जी स्पेस अगर आप देखें तो शुरुआत से ही अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और उससे भी कंट्रीब्यूशन मिलता हुआ। साथ ही एचडीएफसी लाइफ में भी स्ट्रेंथ है। वही बैकफुट पर आपको रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स नजर आएंगे। एसबीआई भी और पीएसयू बैंक स्पेस अगर आप देखें तो वहां पे थोड़ा प्रेशर फिलहाल बनता हुआ। एक बार ब्रेथ की स्थिति रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट जारी है, लेकिन यहाँ पर भी सुधार देखने को मिला है। कहाँ 2,2500 के करीब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। मात्र 1887 ऐसे स्टॉक्स रह गए हैं जहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन संभलने वालों की संख्या बढ़ी है। 1000 से ज़्यादा स्टॉक्स हो गए हैं। अच्छा, बहुत सारे सेक्टर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी हुई है। फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, फार्मा स्पेस हो गया, मेटल्स अगर आप देखें तो शुरुआत में ही नेल्को जैसे काउंटर्स हमने देखा था जब गैप डाउन के साथ शुरुआत हुई थी मार्केट में, लेकिन कुछ मेटल चुनिंदा काउंटर्स चल रहे थे। साथ ही अगर आप देखिए हेल्थ केयर स्पेस में भी थोड़ी हमें यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ऑटोज, आईटी, एफएमसीजी पैक थोड़ा प्रेशर बनाते हुए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये कि ये जो रिकवरी है वो कितनी टिकाऊ है, कौन से लेवल्स अब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे मार्केट में। साथ ही क्लोजिंग के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि अभी भी देखें तो ब्रेंट जो है वो $102 के आसपास बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अरुण जी जुड़ रहे हैं मंत्र फिनमार्ट से। अरुण जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, रिकवरी अच्छी खासी है मार्केट में। 23,811 के लेवल पर कामकाज कर रहे हैं। क्या 910 का लेवल ब्रीच करेगा अब निफ्टी जाकर, और क्या अब यहाँ पर लॉन्ग रहने की हिदायत? गुड आफ्टरनून श्रेया जी अगेन डेफिनेटली लॉन्ग ही रहना है मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल डेटा देखते हैं तो पुट्स में काफी अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है। चूंकि आज एक्सपायरी है, कल की छुट्टी है, तो 23,500 के पुट में फ्राइडे में राइटिंग थी। अब 23,600, 23,700 के पुट में भी राइटिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी 23,700 के ऊपर ही होने के आसार नजर आ रहा है। और 23,900 और 24,000 के कॉल में राइटिंग है। तो 23,700, 23,900 के बीच में एक्सपायरी होगी मोस्टली, अभी का डेटा यही बता रहा है।
पर जिस हिसाब से स्टॉक्स में मोमेंटम है, अगर रिलायंस को छोड़ दें तो बाकी सभी स्टॉक्स में मोमेंटम पॉजिटिव है। और ये मोमेंटम मुझे लग रहा है अगर कल कुछ ग्लोबली नहीं होता है तो वापस 24,000 के ऊपर हम वेडनेसडे निकल सकते हैं। तो मार्केट का व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस जो अब बन चुका है वो 23,500 के आसपास है। पोजिशनली जब तक 23,500 के नीचे निफ्टी नहीं जाता, आपको बाय ऑन रिस्क की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। पहला टारगेट 24,000, दूसरा टारगेट 24,150 के आसपास के रहेंगे। शॉर्ट करने की सलाह नहीं है क्योंकि आज भी रिकवरी काफी तेजी से दिखने को मिली है। इनफैक्ट अगर सेकेंड हाफ में गिरावट मिलती है तो लॉन्ग करके ही चलना चाहिए। ओके, निफ्टी पे स्ट्रैटेजी हो गई। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, 23,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता लॉन्ग करने की साइड। लेकिन बैंक निफ्टी अरुण जी, यहाँ पर तो ज्यादा प्रेशर देखने को मिला था आज के सेशन में, भी 600 अंक नीचे, लेकिन रिकवरी तो है। और जिस तरीके से पीएसयू बैंक से एक बार रखिएगा स्क्रीन पर, वहां पर प्रेशर बनता हुआ, इसको कैसे देख रहे हैं आप और क्या स्ट्रैटेजी आउटलुक? शेयर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट पे ही बाय करना चाहिए। 55,500 के ऊपर कवरिंग मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आएगी। या तो आप 55,500 के ऊपर लॉन्ग करें या फिर करेक्शन अगर आता है 54,800 के आसपास तो वहां पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। फिलहाल ये बैंक निफ्टी नो ट्रेड जोन के आसपास है। डेफिनेटली इंडेक्स ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया है, पर यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं है। अगर 54,800 मिल जाता है स्पॉट में अगर आपको सेकंड हाफ में, तो वो एक अच्छी एंट्री जोन रहेगी। अगर 55,500 निकल जाता है देन तो एक बड़ा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में आपको कैरी फॉरवर्ड होता हुआ नजर आ सकता है। अगर दोनों में से एक इंडेक्स चुनना चाहूँ तो मुझे लग रहा है निफ्टी ज्यादा बेटर है, वहां पे लॉन्ग पोजिशन जरूर बना के चलना चाहिए। बैंक निफ्टी पर फिलहाल थोड़ा अभी वेट एंड वॉच की सलाह है, लेकिन निफ्टी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। अच्छा, ऐसे मूड माहौल में फिर अरुण जी 2 काउंटर्स कौन सा बताएंगे आप जहां पर बेट लगाई जा सकती है? देखिए M6 में खरीदारी की सलाह रहेगी। क्लियरली 2026 के हाइस को स्टॉक ने निकाला है। 2745 के आसपास चल रहा है। जनवरी 2026 में 3740 2740 का हाइस लगे थे, वो हाइस अब स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे मूड माहौल में जब स्टॉक अपने हाइस निकाल रहा है तो यहाँ से मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए। 2845 तक के टारगेट रहेंगे और 2698 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो पहला स्टॉक M6 को बाई करने की सलाह है। सेकेंड हैवेल्स में मुझे लग रहा है एक रिवर्सल है, तो हैवेल्स में मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नो डाउट आज उतना मोमेंटम नहीं है, पर नीचे से रिकवरी काफी अच्छी हुई है। तो हैवेल्स में को बाय करे, 1261 का स्टॉप लॉस लगाए और 1310 तक के टारगेट हैवेल्स में देखने को मिल सकता है। हाँ, हेवल्स में तो नहीं है, लेकिन ब्लू स्टार साथ ही वोल्टास जैसे काउंटर्स देखें, वहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है। तो हेवल्स हो गया और M6 यहाँ पर आपको खरीदारी की राय आती हुई अरुण जी की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं मिड कैप स्पेस से, कौन से काउंटर्स में अच्छी खासी हम तेजी देख रहे हैं, साथ ही कौन से स्पेस से काउंटर्स बैकफुट पर आपके स्क्रीन पर आएगा। देखिए, हमने चर्चा की है आज के सत्र में एनर्जी शेयरों में अच्छी खासी तेजी है, पार स्टॉक्स में पार है। तो रिलायंस पार आपको नजर आएगा 3% ज्यादा की तेजी। CSC देखिए 2.5% ऊपर चढ़ गया, आइनॉक्स विंड 1%, और साथ ही NTPC ग्रीन एनर्जी देख रहे हैं आप 8.5% ऊपर है। इसके अलावा केमिकल शेयरों में भी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी। टाटा केमिकल देखिए 5% ऊपर है, नवीन फ्लोरीन लगभग 1%, बेयर क्रॉप 2% से ज्यादा की तेजी, और आरती इंडस्ट्रीज भी 0.5% चढ़कर कर रहा है कामकाज इस मार्केट में भी। मिड कैप में चढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो टाटा इन्वेस्ट देखिए 5% फिर से उछल गया आज के सत्र में। M6 का भी जिक्र हो ही रहा था, 3% की तेजी। JSW एनर्जी पूरे एनर्जी स्पेस में मोमेंटम तो 4.5% ये ऊपर, और वोल्टास 3% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन गिरने वाले कौन से स्टॉक्स हैं मिड कैप स्पेस में, तो अशोक लेलैंड, आज ऑटो स्पेस में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, लेकिन सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में अगर आप देखें तो 3.5% ये डाउन हो गया। HPCL तो जाहिर तौर पर टूटा है 3% से ज्यादा, 4.25%। स्विगी को फाउंडर का एग्जिट और उसका एक डेंट लगभग 4%। PV फिनटेक भी लिखिए 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ आज के सेशन में नजर आएगा। फिलहाल तो ये कुछ स्पेसेस जहां पर ऐसे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, और अच्छा कुछ काउंटर्स का हम जिक्र कर रहे थे, EV स्पेस स्पेशली जहां पर अच्छी खासी आज तेजी देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों पर आज नजरें हैं, क्योंकि वीकेंड पर केंद्र और दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी पॉलिसी जारी की है। हालांकि ये देखिएगा ड्राफ्ट है और 40 से 1 महीने के अंतर्गत ये इस पर रिव्यू होगा। लेकिन इस पॉलिसी में क्या कुछ बातें कही गई हैं, ये बताने के लिए सुदर्शन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुदर्शन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। अगर जो बात करें तो ओवर द वीकेंड दो बड़ी खबर आई है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से जैसा आपने बोला और दूसरी खबर आई है दिल्ली गवर्नमेंट से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैफे एमिशन नॉर्म का न्यू ड्राफ्ट इशू किया है और दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी न्यू ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट इशू किया है। अगर मैं कैफे एमिशन नॉर्म की बात करूं तो उसमें कुछ एक चेंजेस देखने को मिला है। पहला, जो आपकी कंप्लायंस होगा वो 3 ईयर ब्लॉक में असेस किया जाएगा। पहले था ये हर एक ईयर का, ये पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल के तौर पर एक पीरियड लिया जाएगा FY28 to 30, सिमिलरली FY30 से FY32 तक। दूसरा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का सुपर क्रेडिट जो था वो कम करके 1.6 टाइम्स कर दिया गया, पहले यही था 2 टाइम्स। तीसरा, इन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया डेरोगेशन टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ईवी मिक्स का रिक्वायरमेंट वो कम हो जाएगा 2 to 4%। और अगर जो आप नॉन कंप्लाइड हो तो आपको सुपर क्रेडिट खरीदना पड़ेगा BEEE से, वो है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, गवर्नमेंट की एजेंसी है। अब अगर जो आप ऑटो कंपनीज की बात करें तो कितना उनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से होगा ताकि वो कैफे एमिशन नॉर्म मीट कर सकते हैं। तो अगर जो मारुति की बात करें, अगर जो उनका EV 1 to 3% टोटल वॉल्यूम्स का फॉर्म करती है तो कैफे एमिशन नॉर्म मीट करेंगे। Hyundai एंड टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के लिए है 4 to 7% और महिंद्रा की बात करें तो वो है 13 to 15%। नोमुरा विश्वास करती है कि इंडियन OEMs मतलब इंडियन कंपनीज के लिए आसान होगा कैफे एमिशन नॉर्म मीट करना इन कंपैरिजन टू ग्लोबल OEMs लाइक वॉक्सवैगन, टोयोटा, ये सब के कारण। तो अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर जो थी कि दिल्ली की ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है, दिल्ली में पॉल्यूशन कम करना और इसके लिए आपको ट्रांजिशन करना होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। अब हम आपको दे रहे हैं इंसेंटिव्स भी। अगर जो आप 4 व्हीलर्स की बात करें, कार की बात करें, अगर जो एक किसी भी कार की प्राइस ₹30 लाख है तो उसमें आपको रोड टैक्स हो या रजिस्ट्रेशन हो, वहां पे आपको छूट मिलेगा। दूसरा, अगर जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की बात करें तो एक्स फैक्ट्री प्राइस अगर जो 2.25 लाख रुपीस होगा तो वहां पे भी इंसेंटिव्स मिलेगा। अगर जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स की बात हो रही है तो आप जनवरी 1, 2027 से ये बोल रहे हैं कि आपको तभी रजिस्ट्रेशन आपके व्हीकल का होगा अगर जो आपका ईवी हो। तो सिमिलरली उन्होंने गवर्नमेंट फ्लीट या फ्लीट और सारे लोगों के लिए भी उन्होंने बोला, गवर्नमेंट फ्लीट उन्होंने बोला कि एक बार रूल्स नोटिफाई हो जाती है उसका सारे व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही होंगे। इसके कारण आज आपको स्टॉक्स में इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। मारुति अंडर प्रेशर में क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स अभी भी ज़्यादा है, सिर्फ एक ईवी है। M&M भी थोड़ा सा डाउन है, बजाज ऑटो, TVS मोटर। लेकिन अगर जो इन कंपेरिजन आप देखेंगे सारे ईवी प्लेयर्स हायर है लास्ट 2 वीक से और आज भी। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक अंडर प्रेशर है। इसका कारण यह है कि दिल्ली ईवी पॉलिसी में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए जो उन्होंने प्राइस रखा है 2.25 लाख रुपए इंसेंटिव्स के लिए, उसके अंदर दूसरे प्लेयर्स भी एलिजिबल हो जाते हैं। इसके कारण ओला इलेक्ट्रिक अंडर प्रेशर में। और ऑटो इंस्टॉलर्स के लिए पॉजिटिव है क्योंकि अगर जो सेफ्टी का रेगुलेशंस टाइटन होगा तो इसके कारण उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। इसके लिए आप देखिए सोना BLW हो गया, सनसेरा हो गया या आप अतुल ऑटो हो गया, इस कारण ये सारे स्टॉक्स ऊपर है। ओके सुदर्शन जी, तो मैं अगर निष्कर्ष निकालूं आपकी बातों का तो कैफे नॉर्म साथ ही जो ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी आई है जाहिर तौर पर ईवी को फेवर करती है, ईवी को बढ़ावा देने के लिए दोनों नॉर्म्स निकाले गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। अच्छा, मारुति की बात हो रही थी, ज़्यादा प्रेशर में है क्योंकि इनका जो डिपेंडेंसी है वो पेट्रोल डीजल स्टॉक्स, माफ़ कीजिएगा, गाड़ियों पर ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा प्रेशर में नजर आएगा। एक बार अरुण जी देखेंगे मारुति सुजुकी का काउंटर काफ़ी प्रेशर में, पिछले 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स दिए नहीं है और लगातार ये ईवी रेस में पीछे ही रहा है। लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, क्या करना चाहिए जिनके पास है या फिर जो लेने का सोच रहे हैं उन दोनों को? बिल्कुल बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। स्ट्रक्चर अभी भी साइडवेज टू पॉजिटिव है। आज डेफिनेटली 4-5% नीचे है पर सपोर्ट काफी नजदीक है, 12,700 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में है। अगर ये स्टॉक आपको 13,000 12,900 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली स्टॉक को कॉन्ट्रा लॉन्ग जरूर करना चाहिए। बढ़ते क्रूड की प्राइसेस भी थोड़ा आज स्टॉक्स पे डेंट डाल रही है, तो मुझे लग रहा है 13,000 के नीचे मिलता है तो स्टॉक को बाय करें। 12,700 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक का ट्रेंड 12,700 के नीचे नेगेटिव है, अगर 12,700 के नीचे जाता है तो अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। तो अगर कोई कॉन्ट्रा खरीदारी करना चाहता है तो डेफिनेटली कर सकता है, 12,700 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं मारुति सुजुकी में फिलहाल, ये आपके लिए राय होगी और लेवल्स बता दिए गए इंपॉर्टेंट। अच्छा, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार और भी सारे स्टॉक्स पर करेंगे बात, जल्द लौटते हैं।
बैक आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र सीएनबीसी आवाज पर। अब आपको बताते हैं कि आरबीआई ने एनबीएफसीज के अपर लेयर क्लासिफिकेशन के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। आरबीआई ने अपर लेयर में शामिल होने के नियम काफी आसान कर दिए हैं। अब तक लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एयूएम वाली एनबीएफसीज अपर लेयर में शामिल हो सकेगी। और पूरी खबर और एनबीएफसीज इंडस्ट्री पर इसके असर को समझाने के लिए मेरी सहयोगी सीएनबीसी टीवी 18 की ऋतु सिंह मौजूद है। ऋतु, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बताइए क्या खबरें आ रही हैं? आरबीआई ने एनबीएफसी रूल्स में कुछ बड़े चेंजेस प्रपोज किए हैं। सबसे पहले अब कॉम्प्लेक्स स्कोरिंग सिस्टम हटाने की बात की जा रही है अपर लेयर एनबीएफसीज के लिए, और इसकी जगह एक सिंपल रूल आएगा कि एसेट साइज के बेसिस पर अपर लेयर एनबीएफसीज का क्लासिफिकेशन होगा। मतलब जिस एनबीएफसी का एसेट साइज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होगा उन्हें अपर लेयर में डाला जाएगा। दूसरा बड़ा चेंज ये है कि अब टॉप 10 एनबीएफसीज ऑटोमेटिकली अपर लेयर में नहीं आएंगी। और तीसरा चेंज ये है कि गवर्नमेंट एनबीएफसीज को अब अपर लेयर में भी क्लासिफाई किया जा सकता है, जो पहले अलाउड नहीं था। इन गवर्नमेंट एनबीएफसीज का आपको याद होगा आरएफसी, पीएफसी एटसेट्रा, इनका स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेकर एक्सपोजर काफी ज्यादा है, तो उनकी राहत के लिए स्टेट गवर्नमेंट गारंटी वाले लोन्स पर भी कुछ एक्सपोजर नॉर्म्स को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। नाउ आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये 1 लाख करोड़ वाली लिमिट हर 5 साल में रिव्यू होगी। अब समझिए इसका इम्पैक्ट। अपर लेयर में आने का मतलब ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, जैसे कि लोन देने की लिमिट, ओवरऑल एक्सपोजर लिमिट टाइटर होती है, सिमिलर टू बैंक्स। कैपिटल, गवर्नेंस, डिस्क्लोजर, इन पर भी ज्यादा प्रेशर होता है। और कौन आ सकता है इस अपर लेयर में? अगर आप देखें आरईसी, पीएफसी, आईआरएफसी और हुडको, इन सबका एसेट साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर है, तो ये भी अब अपर लेयर कैटेगरी पे आ सकते हैं। और कौन बाहर हो सकता है? उसमें पीएनबी हाउसिंग और सम्मान कैपिटल है, जिनका एयूएम 1 लाख करोड़ से कम है। पर याद रखें इन दोनों को 2023 में अपर लेयर में इंक्लूड किया गया था, और आरबीआई के करंट रूल्स के मुताबिक 5 साल के बाद ही उनका रिव्यू हो सकता है। सो इवन दो उनका एयूएम 1 लाख करोड़ के अंदर है, इमीडिएटली हो सकता है वो अपर लिस्ट से ना हटाए जाए। और फाइनली टाटा सन्स पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इन चेंजेस की वजह से टाटा सन्स की पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं होगा। टाटा सन्स की डी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अभी भी आरबीआई के पास पेंडिंग है, तो उनको लिस्ट करना पड़ेगा या उससे राहत मिलेगी, उसका फाइनल फैसला आरबीआई ही करेगा। राइट, शुक्रिया ऋतु जानकारी के लिए। और ऐसे स्टॉक्स पर कैसा असर पड़ेगा ये हमने समझ लिया। एक बार आरएसी पीएफसी रखेंगे स्क्रीन पर। इस काउंटर्स में हमने पिछले कुछ दिनों, पिछले हफ्ते आई गेस, एक अच्छी खासी रैली देखी थी आरएसी पीएफसी। अच्छा, इस खबर के बाद चार्ट्स पर कैसा एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरुण जी आप, और क्या इंडिकेशन यहाँ पे मिल रहे हैं जिनके पोर्टफोलियो में, उनको क्या हिदायत आरएसी पीएफसी दोनों पर? देखिए, जहां तक पीएफसी की बात है, 415 के आसपास एक गैप है, तो उसी का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। टेक्निकली काफी पॉजिटिव है। आज भी न्यूज के बाद काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, तो पीएफसी पे डेफिनेटली बुलिश नजरिया है। तो 415 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। सिमिलर व्यू आरईसी पे भी है, लगभग दोनों का चार्ट सेम है। मर्जर होने की भी बात है, तो आरईसी का भी मुझे लग रहा है ओवरऑल चार्ट पॉजिटिव है। 336 के आसपास एक सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाकी आज भी रिकवरी स्टॉक में भी काफी अच्छी देखने को मिली है, तो दोनों को होल्ड करने की सलाह है। दोनों स्टॉप लॉसेस लगा के होल्ड करें। अगर सपोर्ट्स के नीचे जाता है देन एग्जिट करने की सलाह है। प्लेयर में आने की इनकी संभावनाएं, रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिल रही है स्क्रीन पर, तो ये हिदायत और ऐसे अप्रोच करना है आपको इन दोनों काउंटर्स में। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। चलिए, 2 स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। लेकर आई है स्क्रीन पर क्लीन मैक्स और एक्मे सोलर। दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। 6.5% से ज्यादा की तेजी एक्मे में है, और क्लीन मैक्स देखिए 5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है आज के सेशन में। ऑलमोस्ट डेज हाई पर दोनों ही स्टॉक, और रिन्यूएबल सेक्टर के अंडर आता है ये स्टॉक्स, और दोनों में अच्छी खासी तेजी। हालांकि पूरे स्पेस में आज अच्छी खासा हमें एक मोमेंट मूव देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये दोनों काउंटर आज इसलिए फोकस में, एक तो रिपोर्ट भी आई है एचएसबीसी की, और क्लीन मैक्स पर तो रिपोर्ट इनिशिएट की है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। बाय की कॉल और 1150 की टारगेट आए हैं क्लीन मैक्स पर, यानी कि 26-27% का अपसाइड नजर आ रहा है क्लीन मैक्स पर। और ये जो कंपनी है, एक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजर्स की सबसे बड़ी एनर्जी देने वाली कंपनी है। ग्रीन एनर्जी के
चलन के बढ़ते के कारण ये इसमें और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही अगर आप बात करें ग्रिड पावर से रिन्यूएबल पावर काफ़ी सस्ता हो रहा है, करीब 30 से 45 से यहाँ पर ये सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। और इनफैक्ट फाइनेंशियल ईयर 26 और 28 के बीच एबिटा जो है क्लीन मैक्स का सालाना 60% बढ़ने का अनुमान है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है क्लीन मैक्स में, और जिस तरीके से सरकार भी रिन्यूएबल को बढ़ावा दे रही है उसका भी एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा। एक्मे सोलर रखिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर भी बाय की कॉल है। टारगेट प्राइस 350 के आए हैं, यानी कि यहाँ पर भी अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है ये, वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजली बनाने वाली कंपनी है। और अगर आप बात करें 6 गीगावाट कॉन्ट्रैक्ट क्षमता से यानी कैपेसिटी से, लंबी अवधि की जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही 2 टर्म्स रख रही हूँ आपके सामने, FDRE प्रोजेक्ट्स और BESS से रिटर्न बेहतर होगा। अच्छा, ये FDRE प्रोजेक्ट्स और BESS क्या है? तो FDRE यानी कि फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, और BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इन दोनों से रिटर्न बेहतर होने की संभावनाएं हैं। इसलिए जो अनुमान है फाइनेंशियल 26-28 के बीच में एबिटा का, वो सालाना 72% से ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए एक्मे सबसे ज़्यादा तेज़ी आज इस पर्टिकुलर काउंटर में 0.7% अप है आज के सेशन में। एक्मे और क्लीन मैक्स ये दोनों का चार्ट देख पाएंगे अरुण जी, और बता पाएंगे कि दोनों में बेहतर कौन सा स्टॉक है, और जिनके पास नहीं है क्या वो इन लेवल्स पर बेट लगा सकते हैं? श्रेया जी, एक्मे सोलर का डेटा काफी अवेलेबल है। जहाँ तक क्लीन मैक्स की बात है, मार्च 2 तारीख को ही लिस्ट हुआ है, तो ज्यादा डेटा क्लीन मैक्स का नहीं है। पर एक्मे सोलर डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर नजर आ रहा है। 315 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। तो क्लीन मैक्स मेरे लिए अवॉइड रहेगा, पर एक्मे सोलर में डेफिनेटली पोजीशन बना के चल सकते हैं। 315 और 322 ये 2 टारगेट्स एक्मे सोलर में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं। 272 का स्टॉप लॉस लगाएं और 315 तक के टारगेट एक्मे सोलर में आ सकते हैं। राइट, क्लीन मैक्स तो हालिया लिस्टेड स्टॉक है, वहीं एक्मे सोलर में ज़्यादा डेटा अवेलेबल है, तो ये ज़्यादा काउंटर बेटर लग रहा है फिलहाल चार्टिकली भी, तो ये यहाँ पर रख सकते हैं फोकस। बहुत शुक्रिया अरुण जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए और स्टॉक स्पेसिफिक राय भी रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और वक्त हो रहा है खिलाड़ी अपडेट का। खिलाड़ी नंबर 1 में इस हफ्ते हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले जी, इकनॉक्स रिसर्च के पंकज आंध्र जी और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता जी। और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपके स्क्रीन पर है, लीड ले रहे हैं पंकज आंध्र जी, इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव है, 0.1% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ इनका पोर्टफोलियो। वही अमोल अठावले जी और सचिन गुप्ता जी का पोर्टफोलियो थोड़ा बैक साइड पर 1.5% की नेगेटिव रिटर्न यहाँ से मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस शो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और 2 बजे यानी कि कमाई का अड्डा में फिर से आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इसके बाद देखिए KYC और आज अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फाइनेंस जितेंद्र अडिया से बातचीत करेंगे।